डर। डर एक ऐसी चीज होती है जो हर इंसान को होता है। इंसान का पहला इमोशन शायद डर होता है, तभी एक बच्चा रोता है। मैं आज डर की बात इसलिए कर रहा हूं आप सबसे क्योंकि मैं आज आपको अपना सबसे ज्यादा भयानक एक्सपीरियंस बताने वाला हूं। आप लोग ये सोचते होंगे कि अर्श इतने सारे केसेस करता है तो उसको किस चीज से डर लगता है। खैर ये बहुत पुरानी बात है तो मैं इस बात को सिर्फ एक कहानी के तौर पे आपको बताऊंगा, लेकिन इससे जुड़ा हुआ जो किस्सा था वो और भी ज्यादा भयानक था। मेरा सबसे बड़ा जो डर है वो क्लाउन्स का डर है। जोकर, पता नहीं क्यों मुझे बचपन से ही ऐसा लगता था कि अगर मैं इन्हें देख लूं तो कुछ अजीब सा हो रहा है। एक अलग तरीके का फोबिया होता था। मेरे पास बचपन में कई सारे खिलौने थे, लेकिन जब भी मैं कभी जोकर को देखता था मेरी हालत खराब हो जाती थी। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ और उसके बाद पैरानॉर्मल इस सफर में न जाने कहां पहुंच गया। एक बार मेरे पास एक बहुत ही पेचीदा कॉल आता है और उस कॉल में किसी की माँ बोल रही होती है। कोई लेडी की आवाज होती है। वो कहती हैं कि उनकी बेटी बहुत मुसीबत में है, अगर हो सके तो मैं बचा लूं। पहली बात तो मैं इस बात को बहुत ही ज्यादा लाइटली ले रहा था कि आखिरकार ऐसा होगा भी क्या। भूत, प्रेत, जिन, पिशाच, ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म राक्षस, उससे ज्यादा क्या। पर क्या होगा अगर मेरा सामना एक ऐसी एंटिटी से हो जो मेरा बचपन का फोबिया रहा हो। आप कितना भी छुपाने की कोशिश कर लें, वो फोबिया सामने जरूर आता है। उनकी माँ ने बोला कि उनकी बेटी ने खुद को पूरी तरीके से कैद कर लिया है एक मंदिर के अंदर। अब ये केस और ज्यादा अजीब इसलिए लग रहा था कि किसी आत्मा ने किसी बच्ची को पॉजेस करके एक मंदिर के अंदर कैद कर दिया, और ये तीनों पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा भयानक थी। मैं उनके घर जाता हूं तो मुझे पता चलता है कि उनकी बेटी एक कमरे के अंदर बंद है। लेडी, उसका हस्बैंड और एक छोटा बच्चा और वो लड़की, सिर्फ इतने ही लोग थे परिवार में। तीनों के तीनों लोग बाहर खड़े और लड़की अंदर। वो लेडी मुझसे कहती है कि किसी ने इसको पोजेस कर लिया है और जिसने इसको पोजेस करा है वो एक जोकर है। मेरा दिल दहल गया था जब मैंने पहली बार ये वर्ड सुना। मेरी एकदम से बचपन की सारी मेमोरीज क्लैश हो गई। मैंने कहा कि आप परेशान मत हो। बीइंग एज अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं लोगों को डराऊं नहीं, लोगों को सांत्वना दूं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने यही कहा और उसके बाद गेट के बाहर जाकर बार बार आवाज दी। उस छोटी सी बच्ची का नाम चेल्सी था। अब चेल्सी बहुत ही ज्यादा खेलकूद करती थी और बहुत ही ज्यादा चंचल लड़की थी, पर अंदर से चेल्सी की आवाज नहीं आ रही थी। अंदर से ऐसा लग रहा था कि दो लोग हैं जो कंटिन्यू बोल रहे हैं, पर इन दोनों की आवाज मुझे समझ में नहीं आई। जब आप कभी जोकर की आवाज को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो वो एक बौने होते हैं जो अपने नाक पे अलग अलग तरीके के चीजें लगाकर या फिर रेड बॉल्स को लगाकर पेंट करके वो अपने एंटरटेनमेंट का एक साधन बनते हैं और उसके बाद वो सर्कस में जाकर लोगों को एंटरटेन करते हैं। जोकर की ये मैं पूरी की पूरी वेशभूषा आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब उनके पिताजी ने अंदर के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाई तो मैं क्या देखता हूं कि अंदर वो बच्ची पूरा जोकर का मेकअप करे हुए बैठी हुई है और पूरे कमरे पर अलग अलग तरीके के चित्र बना रही है, ऐसे जैसे वो उन चित्रों से बहुत ज्यादा फेमिलियर हो। किसी आदमी का चेहरा, किसी एक मजिशियन का चेहरा जिसने एक बड़ा सा ओवरकोट पहन रखा है और एक कैप लगा रखी है। ऐसा करते करते उनकी बच्ची ने पूरे कमरे को कलर से रंग दिया था और खुद जोकर के गेटअप में थी। मैंने उनसे पूछा कि आप श्योर कैसे हो कि ये एक जोकर से ही पोजेस है। उनके पिताजी मुझे सारी बात बताते हैं। उनके पिताजी मुझे कहते हैं कि ये सब घटनाएं जो हो रही हैं ये एक सर्कस में काम करने वाला जोकर बीनू कर रहा है। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि वो किसी पर ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीनू मर चुका है और ये बात कन्फर्म है। मैंने उनसे कहा कि अगर आप मुझे पूरी बात विस्तार से बताएंगे कि आखिरकार हुआ क्या था, ये सारे के सारे किस्से होना कब से शुरू हुए। वो बताते हैं कि उनकी वाइफ और ये हस्बैंड, ये दोनों लोग अपने बच्चे चेल्सी के साथ जाते हैं घूमने के लिए और एक मेले में जाकर वहां पर
शायद कोई शो लगा होता है, उसे देखते हैं। उसी के साथ साथ बहुत सारे मैजिक शोज भी चल रहे होते हैं जिसमें एक जोकर का इन्वॉल्वमेंट होता है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। तो वहां पर जाकर चेल्सी, जो कि उनकी बेटी थी, वो बैठ जाती है। वो पूरा शो देखती है। हर एक इंसान उस शो से उठकर चला जाता है क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लगता, पर पता नहीं क्यों जो चेल्सी होती है वो वहीं पर बैठी रहती है। इसके बाद चेल्सी वहां से उठकर उस जोकर को बोलती है कि यू हैव डन इट गुड। अब यहाँ पर एक बहुत अजीब सी चीज होती है। उनके पिताजी बताते हैं कि वो जोकर इतनी जोर से चेल्सी को पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मेरा साथ दिया, बाकी सबने छोड़ दिया, इसलिए अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसको हटाने के लिए पूरे गार्ड वगैरह भी आते हैं, पर वो जोकर रोता रहता है। और चेल्सी भी उसको देखकर कहती है कि मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। समहाउ इन दोनों में कोई बॉन्डिंग हो जाती है। इनके पिताजी इस वक्त वहां पर नहीं होते हैं। जब इनके पिताजी वापस से आकर देखते हैं तो ये सारी चीजें हो रही होती हैं मेले के अंदर। वो किसी तरीके से अपनी बेटी चेल्सी को छुड़ाते हैं और वो जोकर बीनू पीछे से चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारे घर कैसे आना है, मुझे बताओ कि तुम्हारे घर कैसे आना है। एक अजीब सी लेकिन दबी हुई पतली सी आवाज में वो कहता है कि मुझे घर बताओ, मुझे नहीं बताओगी, मैं भी आना चाहूंगा, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ। वो इस तरीके से बोलते बोलते कार के पीछे पीछे दौड़ने लगता है। उनके पिताजी बताते हैं कि जब वो गाड़ी चला रहे थे तो उनके पीछे वो जोकर पागलों की तरह दौड़ रहा था। वो गिर रहा था, उठ रहा था, लेकिन फिर भी पूरा खून में लथपथ होने के बावजूद भी वो कार के पीछे पीछे दौड़ने लगा। उनके पिताजी ने कार रोकी और जाकर उस जोकर को 2 बार मार दिया और कहा कि दोबारा से मेरी बेटी के पीछे आए तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। वो जोकर वहीं खड़े खड़े रोता रहा। वो कहता रहा कि चेल्सी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरा और कोई दोस्त नहीं है इस दुनिया में, तो बस मेरी एक बार उससे बात करा दो या मुझे बता दो कि आपका घर कहाँ है। पर ये बातें तो एक रईस इंसान के समझ के परे होती हैं शायद। उनके पिताजी बताते हैं कि वो अपनी बच्ची और अपनी बीवी के साथ घर आ गए। घर आए हुए 2 दिन नहीं बीता होगा कि घर में अजीब अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। मैंने उनसे पूछा कि घर में क्या क्या हुआ था, ऐसी कौन सी पहली घटना हुई थी जो बहुत ज्यादा भयानक थी। उन्होंने अपने लड़के की ओर इशारा किया। उनका एक लड़का था जो कि करीब 12-13 साल का रहा होगा। चेल्सी की उम्र वही करीब रही होगी 10 साल की। उनके 12 साल के लड़के को जब मैंने देखा तो उसके पैर में चोट लगी हुई थी, पूरा पैर फ्रैक्चर था और ऐसे जैसे किसी ने इंटेंशनली उसके पैर पर बहुत बुरी तरीके से मारा हो। मैंने पूछा भी कि आखिरकार इस बच्चे को क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि यही था वो पहला इंसिडेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि एक सुबह चेल्सी और उनका बेटा रोहन दोनों गार्डन में खेल रहे थे। बच्चों के साथ वो खेलते खेलते पता नहीं कुछ ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा भीड़ लग गई वहां पर। जब उनके पापा दौड़कर जाते हैं सारी चीजें देखने तो उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा रोहन बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गया है और पास ही खड़ा एक बच्चा जिसके हाथ में बैट है वो रोहन को देखकर हंसे जा रहा है जोर जोर से। वहां के लोगों ने बताया कि रोहन का जो बेस्ट फ्रेंड था उस सोसाइटी का, उसने रोहन के पैर पर बैट को जोर जोर से मारकर उसका पैर तोड़ दिया है। और ऐसा उसने बहुत ही आवेश में आकर कहा। उसने सिर्फ रोहन से इतना कहा था कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उसकी बहन चेल्सी का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। सिर्फ इतना ही बोला था। रोहन के दोस्त ने बोला और अचानक से वो बिल्कुल पागल हो गया। चेल्सी ये सब चीजें खड़े होकर देख रही थी क्योंकि वो 10 साल की छोटी सी बच्ची, उसको कुछ आइडिया नहीं कि ये सब क्या हो रहा था। आसपास के सारे लोगों ने रोहन के उस दोस्त को जिसने बैट से रोहन के पैर तोड़ दिया था, उसको पागल समझा और उसे चाइल्ड मेंटल असाइलम में भेज दिया गया। चेल्सी बहुत ज्यादा रोती थी क्योंकि उसका एक्चुअली में कोई दोस्त नहीं था और जो भी इंसान उसका दोस्त बनने की कोशिश करता था उसके साथ भी कुछ बहुत बुरा हुआ। मैंने पूछा जैसे कोई एग्जाम्पल। उन्होंने कहा कि बगल में ही एक सक्सेना परिवार रहता है। उनकी छोटी बच्ची जो कि करीब यही रही होगी 8 साल की, वो खेलने आती थी अक्सर चेल्सी के साथ में। चेल्सी उसके साथ बहुत ज्यादा खेलती थी, लेकिन जब वो लोग मेले से वापस आए उसके 2-3 दिन के बाद जब वो वापस से खेलने आई बच्ची, तो चेल्सी के साथ खेलते खेलते कुछ बहुत अजीब हुआ। वो लोग शायद
चकला और बेलन जैसे कोई गेम होते हैं जिसमें छोटा सा चकला और छोटे से बेलन होता है, वो आपस में छोटे बच्चे खेलते हैं, तो ये लोग घर घर खेल रहे थे। उसी बीच में छोटा सा पार्ट था जहां पर एक छोटा सा गैस स्टोव होता है नकली, उसे जलाना होता है और उस पर खाना बनाना होता है। उस वक्त क्या हुआ कि चेल्सी की उस दोस्त ने, जो कि सक्सेना परिवार की छोटी बेटी थी, वो असली छोटा सा सिलेंडर लेकर आती है और उसे जलाकर अपना मुंह उस पर रख देती है। उसकी मौत हो जाती है चेल्सी की आंखों के सामने, क्योंकि गैस स्टोव को जलाने से पहले चेल्सी की उस दोस्त ने बोला होता है कि क्या वो चेल्सी की बेस्ट फ्रेंड बन सकती है, और उसके बाद वो अचानक से ये बोलकर पोजेस हो जाती है। उनके पिताजी मुझे ये सारी चीजें बता रहे थे। मैं पूरी तरीके से दंग रह गया था ये सारी बातें सुनकर कि एक इंसान जिसके घर में किसी जोकर की आत्मा है, जो कि एक बच्ची के ऊपर इतना ज्यादा फिदा है या फिर उसके लिए इतना ज्यादा परेशान है कि उसके आसपास आने वाले सारे लोगों को वो जिंदा मार डाल रही है। किसी का वो आत्मा पैर तोड़ दे रही है बैट से मार मार कर, तो किसी को पूरी तरीके से ऐसा पोजेस कर रही है कि वो इंसान अपना चेहरा ही जला ले रहा है। आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे है? मैं जितनी देर में ये सारी चीजें बोल ही रहा था कि अचानक से उस कमरे के अंदर जो मंदिर था, उस मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगती हैं। गेट अभी भी बंद था। जब हमने सीसीटीवी में देखा तो हम सब क्या देखते हैं कि वो जोकर की आत्मा, जो कि अब चेल्सी के अंदर थी और उसको पूरी तरीके से पोजेस कर चुकी थी, वो मंदिर के सामने खड़े होकर क्लैपिंग कर रही है और घंटियों को बजाए जा रही है। अपने सारे डर के चलते मैं जब अपने रियल डर यानी अपने बचपन के डर से, अपने फोबिया से जब रूबरू हुआ एक केस में, तो मेरी हालत खराब हो गई। और वो डर था एक जोकर का डर। जोकर मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा डराता था। मेरे पास एक लेडी का कॉल आता है और वो बोलती हैं कि उनकी बेटी ने अपने आप को मंदिर के कमरे के अंदर बंद कर लिया है। जब मैं उनके घर जाकर देखता हूं तो पता चलता है कि उनके घर के 3 मेंबर यानी कि उनके हस्बैंड और उनका बेटा अलग खड़े हुए हैं और उनकी बेटी कमरे के अंदर है, जो अलग अलग तरीके से हरकत कर रही है। सीसीटीवी में देखने पर मैं क्या देखता हूं कि उनकी बेटी पूरी तरीके से जोकर के गेटअप में है और वो दीवालों पर अलग अलग तरीके के चित्र बना रही है। जब मैं उनके पिताजी से पूछता हूं कि ये सब कब शुरू हुआ, ये सब क्या था, तो उन्होंने बताया कि एक बार किसी मेले में ये लोग गए थे और वहां पर एक जोकर ने इनकी बेटी चेल्सी का हाथ जोर से पकड़ लिया था, ये कहकर कि चेल्सी और वो जोकर बीनू, वो दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। लेकिन लोगों ने उन्हें छुड़ाया और उसके बाद उसे जबरदस्ती अलग कर दिया गया। अलग होने के करीबन 2-3 दिन के बाद से ये सारी घटनाएं होना शुरू हो गई। जब मैंने उनके पिताजी से उन घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन पूछा तो उनके पिताजी ने कहा कि पहली घटना ये हुई थी कि उनका खुद का बेटा, उसका पैर किसी बच्चे ने पोजेस होकर बैट से मार मार कर तोड़ दिया था। उस बच्चे को चाइल्ड मेंटल असाइलम में भेज दिया गया था, ये सोचकर कि वो बच्चा मेंटली इल है। लेकिन उसी के साथ साथ एक और बड़ी दुर्घटना हुई। चेल्सी की एक दोस्त और थी जो कि करीब 8 साल की थी। चेल्सी और वो दोस्त आपस में चूल्हा और चकला करके एक गेम होता है वो खेलते थे, जिसमें घर घर की छोटी मोटी चीजें होती थी और उनसे खाना बनाया जाता था, जिसमें क्लेस के कुछ बर्तन होते थे और उसको अलग अलग तरीके से प्ले करा जाता था। लेकिन अजीब चीज ये हुई कि जब एक फेक गैस स्टोव के बदले चेल्सी की वो 8 साल की दोस्त एक छोटा असली गैस स्टोव ले आई और उसको जलाकर अपना ही मुंह उस गैस स्टोव पर रख दिया। उसका पूरा मुंह जलता रहा और धुआं वहां से उठता रहा। वो 8 साल की बच्ची वहीं मर गई क्योंकि उस बच्ची ने चेल्सी से बोला था कि वो इसकी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती है। मेरे दिमाग में बार बार यही सब केसेस आ रहे थे कि आखिरकार ऐसा है भी क्या इस जोकर को जो ये बच्ची का साथ छोड़ नहीं रहा है, कि इतनी ही देर में जो बच्ची ने अपने आप को बंद कर रखा था वहां से घंटियों की आवाज आने लगती है। वो मंदिर वाला कमरा था। जब हम सीसीटीवी में देखते हैं तो वो
जोर से क्लैप कर करके जोकर की आवाज में मंदिर के सामने घंटी बजा रही होती है। अब ये केस मेरे लिए सॉल्व करना बहुत जरूरी हो गया था। पता नहीं क्यों मुझे एक अनकहा सा डर लगने लगा। मुझे लगने लगा कि कहीं ये जोकर मेरे पास ना आ जाए। शाम के करीब 7:30 बज रहे थे। उसने काफी देर तक घंटी बजाई है और उसके बाद वो लड़की वहीं सो गई। मैंने उनके पिताजी से बोला कि क्या आपने कभी इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश नहीं करी? उन्होंने कहा कि ये दरवाजा टूट तो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर उनकी बेटी कैद है, तो वो बेटी अपना सर पटकने लगती है जोर जोर से। और सीसीटीवी में जब उनको अंदर की फुटेज दिखती है तो वो लोग अपने आप गेट तोड़ना बंद कर देते हैं। अब इन माँ बाप के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। ये क्या कर सकते थे? इवन मैं भी क्या कर सकता था? मैंने उस दिन केस को समझने के लिए वहां रुकना जरूरी समझा। बहुत ज्यादा डर तो लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी वहां के हॉल में बैठा और इस केस को और ज्यादा ऑब्जर्व करने के लिए मैंने अपने गुरु मंत्रों के साथ साथ मैंने अपने द्वारा की गई कुछ साधनाओं का भी आवाहन किया। ये जानने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है मुझे सीसीटीवी की जरूरत नहीं थी। मुझे बस ये जानना था कि वो जोकर अभी भी उस बच्ची को पोजेस क्यों करे हुए है। मेरे साथ उनके पिताजी बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि ये बच्ची कब पोजेस हुई? आखिर ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन ये बच्ची पोजेस हुई? क्योंकि वो तो मुझे आपने नहीं बताया। वो बताते हैं कि एक दिन वो बच्ची अपने कमरे में ही कुछ खेल रही थी। उनके पिताजी ने कहा कि यहाँ से चलना है, अब हमें शायद इस घर में नहीं रहना है। जिस दिन उन्होंने ऐसा बोला वो बच्ची भागते हुए घर से बाहर चली गई। उनके पिताजी ने समझा कि शायद ये ऐसे ही कहीं जा रही है, पर जब बहुत देर तक वो आई नहीं तो उनके पिताजी ने उनका पीछा किया। उस बच्ची का पीछा करते करते जब उनके पिताजी बहुत दूर तक निकल गए तो उनको पता चला कि वो पास ही स्थित एक मेले में जाकर खड़ी हुई है, जहां पर उसी जोकर का मेला लगता था, एक जादूगर के साथ में। पर अब वहां पर वो जोकर नहीं है। वो उस मेले में जाकर बहुत खुश थी। उनके पिता ने बोला कि फिर से तुम यहाँ आ गई और उसे हाथ पकड़कर वापस ले आए। लेकिन इस बार उसके चाल ढाल में बहुत ज्यादा बदलाव था। कुछ ऐसा बदलाव जो शायद उन्होंने कभी नोटिस नहीं किया था। उनकी बच्ची एक अजीब तरीके से चलने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। चेल्सी, चेल्सी, चेल्सी अपनी ही आवाज में अपने आप को पुकार रही थी। उनके पिता ने उसे बहुत समझाया कि बेटा अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ से चलते हैं, पर उसने एक नहीं सुनी। उसके पिता ने उसे जबरदस्ती वहां से ले जाने की ठानी और घर ले जाकर रूम को बंद कर दिया। रूम को बंद करने के बाद रात को करीबन 1:30-2 बजे के आसपास की बात होगी। उनके पिताजी बताते हैं कि रात को पूरे घर में एक आवाज गूंज रही थी और वो आवाज किसी और की नहीं, उस जोकर बीनू की थी। वो कह रहा था, चेल्सी, देखो मैं खेलने आया हूँ। Where are you? Chelsea, I'm gonna find you. और वो इस तरह से कहते कहते उसकी आवाजें बहुत ज्यादा बढ़ गईं। जब उनके पिताजी और मम्मी बाहर आकर देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं होता है, बस बहुत सारी बॉल्स होती हैं जो शायद जोकर्स अपने प्ले में यूज करते हैं। जब वो अपने बेटी के कमरे के पास जाते हैं तो उनके कमरे के अंदर से वो जोकर की आवाज आती है और वो उनकी बेटी चेल्सी से कह रहा होता है, देखो चेल्सी, मैं आ गया। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे ही उनके परिवार वाले ये आवाज सुनते हैं, उनके पिताजी ने मुझे बताया कि वो लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से वो जोकर एक अजीब सी आवाज में कहता है, दरवाजा मत पटको, बेटी मर जाएगी। चेल्सी, अपने आप को मार डालो। जैसे ही वो जोकर की आवाज आती है, चेल्सी अपना सर पटकने लगती है जोर जोर से और वो सुनाई देता है बाहर उनके खड़े पेरेंट्स को। चेल्सी का भाई जो नीचे बैठा होता है हॉल में, वो ये सब चीजें सीसीटीवी में देख रहा होता है कि उसके कमरे के अंदर वो अपना ही सर जोर जोर से पटक रही होती है।
और उसके सामने कुछ रखा होता है जो शायद सीसीटीवी में उतना विजिबल नहीं होता है। उसके बाद उनके पिताजी ने माफी मांगी और उस जोकर से कहा कि आई एम सॉरी, बस मेरी बेटी को छोड़ दो। तो उसकी बेटी का सर पटकना बंद हो जाता है और उसके बाद से ही उनकी बच्ची चेल्सी पोजेस थी। चेल्सी नीचे आती और जोकरों की तरह बिहेव करने लगती। वो आकर नीचे खाना खाती और खाने को कभी उछाल कर अपने हाथ में ले लेती। जब उससे कोई ज्यादा बहस करता तो वो इतने गुस्से में देखती जैसे मानो वो सामने वाले को मार डालेगी। और एक दिन चेल्सी ने अपने भाई को इतना जोर से मारा उसके पैर पे कि उसका फ्रैक्चर वापस से ताजा हो गया। अभी कुछ ही दिन नहीं हुए थे उसके फ्रैक्चर को हुए। तो चेल्सी की माँ ने चेल्सी को जोर से एक स्लैप मारा। द मोमेंट चेल्सी की माँ ने उसको स्लैप मारा, चेल्सी भागते हुए मंदिर वाले कमरे के अंदर चली गई और खुद को बंद कर लिया। और आगे की कहानी आप सबको पता है। मैंने जब उनके पिताजी से ये सारी चीजें पूछ ली तो मुझे लगा कि हो ना हो वो जोकर अगर मर चुका है, क्योंकि उसकी आत्मा यहाँ पर है, तो उसका शरीर कहाँ पर है। मैंने उनके पिता से पूछा तो उनके पिताजी ने कुछ ऐसा खास बताया नहीं। मैंने पूछा कि वो किस सर्कस से बिलोंग करता है, आप उस सर्कस में एक बार कॉल करिए। उस रात मुझे बहुत डर लगा। उस रात मेरे सामने मैं देखता हूँ कि एक जोकर खड़ा हुआ है जिसके हाथ में बहुत सारी मिट्टी है और वो मुझसे कह रहा है, अर्श, I'm gonna find you। एक गेम देखोगे? मैं जैसे ही उस जोकर की ओर देखता हूँ मुझे क्या आहट होती कि मेरे बगल से उनके पिताजी की सांसें आ रही हैं। जब मैं उनके पिताजी की तरफ देखता हूं तो वो जोकर की तरह एग्जैक्ट अपना चेहरा करके बैठे होते हैं। आंखें एकदम बड़ी बड़ी, नाक पर एक बड़ा सा शायद कोई लाल बॉल लगाकर, और वो कहते हैं कि You never gonna find me। मैं ये देखकर इतना ज्यादा डर जाता हूँ कि 2 कदम पीछे हटा लेता हूँ। उनके पिताजी को अचानक से होश आता और वो कहते हैं कि मैंने ऐसा क्या करा। मैंने उनसे कहा कि आपको उस जोकर ने पोजेस किया है इस रात। उनके पिताजी से मैंने किसी तरीके से उस सर्कस का नंबर लिया और उसी रात वहां पर बैठकर उस सर्कस पे फोन किया। वहां फोन करने पर पता चलता है कि जिस रात चेल्सी को उनके पिताजी ले जा रहे थे, जिस रात वो जोकर उनके पीछे पीछे भाग रहा था, उसी रात उस जोकर की मौत हो गई। एक शायद कोई गाड़ी आ रही थी जिसने टक्कर मारी और वो जोकर मर गया। अब यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी चीज आती है। अगर वो जोकर मर गया तो वो जोकर इनकी बच्ची से जुड़ा कैसे है? कुछ तो ऐसा था जो मैं मिस कर रहा था कहीं ना कहीं पर। मैंने उनको पूछा कि वो मजिशियन जो उस जोकर के साथ रहता था उसका मुझे नंबर मिल पाएगा। किसी तरीके से उसका नंबर अरेंज हुआ और जब मैंने बात की उस मजिशियन से तो मुझे बहुत भयानक चीज पता चली। वो मजिशियन बताता है कि वो जोकर अक्सर अकेला रहता था, उसके पास कोई खेलने के लिए नहीं था। वो आता था उसके साथ मैजिक शो करने और बस मैजिक शो में एज अ एंटरटेनर बन के वो सबको एंटरटेन करता और चला जाता था। लेकिन मेले वाले दिन एक बच्ची आई, यानी कि वही चेल्सी, और उसने आकर अपना एक छोटा सा खिलौना जो चेल्सी के हाथ में ही था वो उस जोकर को दे दिया। जोकर इतना खुश हो गया कि उसने अपने हाथ में बंधा हुआ एक छोटा सा बैंड उतार कर चेल्सी को पहना दिया। मैंने तुरंत उस जादूगर को वहीं पर रोका और मैंने सोच लिया कि बस शायद यही हर एक चीज की जड़ है, शायद यही एक चीज है जो चीजों से छुटकारा दिला सकती है। मैंने उस मैजिशियन को पूछा भी कि और उसके अलावा ये जोकर की कोई बैक हिस्ट्री? तो मैजिशियन कहता है कि ये जोकर जिस फैमिली से बिलोंग करता था वो फैमिली ब्लैक मैजिक करती थी और ब्लैक मैजिक के चलते ही इसे बहुत मारा जाता था। मतलब ये पूरी तरीके से ट्रॉमेटाइज था। मैं समझ गया कि हो ना हो उस जोकर की आत्मा उसके उसी बैंड में आ गई होगी मरने के बाद, क्योंकि कहा जाता है कि यदि कोई इंसान की मौत हो और उस मौत होने से पहले यदि वो किसी से मिले तो उसकी आखिरी इमोशन किसी एक चीज में ट्रांसफर हो जाती है, जैसे इस जोकर की हुई उस बैंड में। शायद नियति को पता था कि वो जोकर मरने वाला है, इस वजह से उस बैंड में ही उसकी सारी आत्मा चली गई। जब वो मरा तो चेल्सी के घर आने के बाद से हादसे होना शुरू हो गए। चेल्सी को बीनू दिखने लगा बार बार। बीनू के बारे में सारी बातें पता करने के बाद मैंने बीनू के घर वालों के बारे में जब पता किया तो एक लिंक निकल कर आया। अगली सुबह मैंने बीनू के पिताजी को बुलाया।
उसी घर में अभी तक मंदिर का गेट खुला नहीं था। बीनू के पिताजी को मैंने सारी बात बताई और उनको मैंने ठीक वैसे ही करने को बोला जैसा मैंने कहा था। बीनू के पिताजी चेल्सी के घर आते हैं और उस मंदिर के गेट के सामने बैठकर जोर जोर से रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि बीनू 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 बाहर आ जा, बीनू बीनू मुझे देखना है एक बार तुमको, बाहर आ जा बीनू। वैसे बोलने लगते हैं कि तभी अचानक से एक बहुत ही रहस्यमयी घटना होती है। गेट खुल जाता है और वो चेल्सी जो बीनू की तरह पूरा गेटअप करी होती है वो बाहर आती है। मैंने उनके पिताजी को बोला था कि जैसे ही वो बाहर आए उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ से किसी तरीके से वो बैंड निकाल देना जो बीनू का बैंड था। अब वो आत्मा अपने पिता को समझ तो जाती है और उसे आकर हक कर लेती है, लेकिन उसी वक्त उनके पिताजी वो बैंड निकाल कर मेरी तरफ फेंक देते हैं। जैसे ही वो मेरी तरफ फेंकते हैं चेल्सी बहुत बुरी तरीके से आक्रामक हो जाती है। मैंने उनके पिताजी को बोल रखा था कि उसे बहुत जोर से पकड़ लेना, इतना जैसे कि वो छुड़ा ना पाए। उसके बाद मैंने उस बैंड को लेकर सीधा अपने पास रखे पवित्र शमशान की राख में डाल दिया। जैसे ही मैं उस राख में डालता हूँ चेल्सी बेहोश हो जाती है और ये केस शायद सॉल्व हो जाता है। उसके बाद मैं अपने शमशान में जाकर उस बैंड का अच्छी तरीके से अंतिम संस्कार कर देता हूँ, ये बोलते हुए कि बीनू की आत्मा को शांति दो, क्योंकि बीनू की आत्मा इस दुनिया से बिलोंग नहीं करती। मेरे सामने छोटी सी लौ तो जल रही होती है उस शमशान में, लेकिन साथ ही साथ दूर मुझे एक बौना खड़ा दिखाई देता है जो कि अपने असली अवतार में होता है। मेरी तरफ वो बड़े दर्द भरी निगाहों से देखता है और धीरे धीरे हवा में ओझल हो जाता है। आज चेल्सी और उसका पूरा परिवार सुरक्षित है, लेकिन उन्होंने इंडिया छोड़ दिया है। वो कहीं बाहर चले गए हैं और आज भी वो कोई क्लाउन शो देखने नहीं जाते हैं। इस तरह की और घटनाओं को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श।